Hello everyone, welcome to YouTube channel of Eduguruji classes. Myself Mayur Paryani. In this particular video we will be solving IPMET 2024 short answer question और ये उसका थर्ड पार्ट रहेगा. फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चंस और सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे. टोटल 8 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड. नाउ 7 रिमेनिंग क्वेश्चंस वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. लेट्स सी सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है. यहाँ पर बोला है लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्राइंगल एट B. ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है किस पर? B पर. लेट सपोज दिस इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C. विथ AB इक्वल टू BC इक्वल टू 18, दैट मीन्स दिस वन इज 18, दिस इज 18 एज वेल. The area of largest rectangle that can be inscribed in the triangle and has B as one of the vertices is. हमसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा है इस ट्राइंगल के अंदर ऐसा सबसे बड़े से बड़ा रेक्टेंगल जो हम इंसर्ट कर सकते हैं उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा. ठीक है, और उसके लिए क्लियरली मेंशन्ड है कि उस रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स जो है वो B होना चाहिए. तो हम अगर ऐसे एक रेक्टेंगल की बात करें तो ऐसा एक रेक्टेंगल हमारा कुछ इस तरीके का बन सकता है. इसको हम नाम दे देते हैं B, D, E एंड F. ये हमारा रेक्टेंगल हो गया. अब हमारा टारगेट है कि ये B, D, E, F वाला जो रेक्टेंगल है इसके एरिया को हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्रिकल होने के साथ साथ मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी है. ठीक है, सो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. इसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा? लेट्स सपोज इसको हमने x बोल दिया. टोटल अगर 18 है जिसमें से ये x है तो दिस विल बिकम 18 माइनस x. सिमिलरली ये भी टोटल 18 है जिसमें से अगर इसको हमने y बोल दिया तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन फ्रॉम हियर टू हियर विल बिकम 18 माइनस y. आगे अगर हम बात करें हमको B, D, E, F जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल के एरिया को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मींस x इनटू y. सो नाउ आवर टारगेट इज टू मैक्सिमाइज दिस x एंड y. अब मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास काफी सारे तरीके होते हैं. एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना यूजिंग डिफरेंशिएशन. एक होता है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए भी हमको उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और अभी हमारे पास यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स है. सो कैसे कन्वर्ट करें उसके लिए हम एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन यूज करेंगे. यहां पर आप देख पा रहे हो ट्राइंगल AFE और ट्राइंगल ABC. ये दोनों ट्राइंगल हम देख पा रहे हैं कि एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है. कैसे सिमिलर है? दोनों में एंगल है कॉमन है. और एंगल F और एंगल B ये दोनों 90 डिग्री है. दैट मींस AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है. और अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है. तो हम यहां पर लिख लेते हैं AF. इसका AF लिया तो यहां से हो जाएगा AB. दैट शुड बी इक्वल टू, यहां से अगर हम FE ले लें तो वहां से हम ले लेंगे BC. ये हमने सिमिलैरिटी की एक कंडीशन यूज कर ली. अब इनके वैल्यूज पुट अप करते हैं. हम यहां से देख पा रहे हैं AF की वैल्यू कितनी है? 18 माइनस x अपॉन AB, मतलब ये पूरा उसकी वैल्यू है 18. दिस इज इक्वल टू FE. FE मींस दिस वन. अब ये FE है तो ये BD के इक्वल होगी बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. इफ दिस इज y देन दिस विल बी y एज वेल अपॉन BC. BC मतलब ये पूरा और इसकी वैल्यू कितनी है? 18. ये 18 कैंसिल हो जाएगा. 18 माइनस x इज इक्वल्स टू y. माइनस x को वहां भेज देंगे सो x प्लस y विल बी इक्वल टू 18. नाउ यूजिंग दिस कंडीशन अब यहां से हम यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज हमने यहां से y की वैल्यू निकाली. यहां से अगर हमने y की वैल्यू निकाली और उसको वहां रख देंगे तो यहां से हमारी y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18 माइनस x. उसको हमने ऊपर रख दिया तो हमारा फाइनल एरिया हो जाएगा x इंटू 18 माइनस x. अब यहां पर हमको यूज करना है कि इसको मैक्सिमाइज कैसे करें. अब मैक्सिमाइज करने का एक तरीका होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दैट मींस यूजिंग डिफरेंशिएशन. हम वो यूज नहीं करने वाले, हम एक दूसरा तरीका यूज करेंगे बिकॉज हम यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 18x माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है. और हम देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम निकालना बहुत इजी काम होता है. मिनिमम निकालना हो या मैक्सिमम निकालना हो, वैसे तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या तो मिनिमम निकलता है या तो मैक्सिमम निकलता है. यहां पर अनडाउटेडली मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम ही निकलेगा. और मिनिमम निकालना हो या मैक्सिमम निकालना हो वो डायरेक्ट एक फॉर्मूले से निकल जाता है, दैट इज माइनस डी अपॉन 4 है. तो हम डायरेक्ट माइनस डी अपॉन 4 यहां पर लगा लेते हैं, उससे बहुत इजीली आ जाएगा. क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करेंगे तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, तो यहां पर माइनस डी अपॉन 4 लगाएंगे तो व्हाट विल दिस बिकम? पहले माइनस लगा देते हैं. डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है. 18 स्क्वायर इज 324 माइनस 4ac. सी आप देख पा रहे हो तो इसमें 0 है
तो 4ac पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी अपॉन क्या लिखा है 4a मींस 4 इंटू -1 विच मींस -4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 324 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 81 दैट मींस इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 81। मतलब बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन था। अगर अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है इस टाइप के क्वेश्चंस की तो ही एग्जाम कंडीशंस में ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता, अदरवाइज इस क्वेश्चन को तो छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ पेयर्स एक्स वाई ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले एक्स कॉमा वाई के कितने पेयर्स हैं। बहुत कॉमनली पूछा जाने जैसा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली हम लोग क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम कंडीशंस में बिल्कुल बनना चाहिए। अब इसके लिए x-5 और y-5 को यूज ना करते हुए हम क्या यूज करेंगे, लेट्स सी। x-5 को हमने बोल दिया a और y-5 को हमने बोल दिया b। तो अब ये इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी, इनइक्वालिटी हमारी कैसी बन जाएगी, दिस विल बिकम मॉड a प्लस मॉड b दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। अब इस इनइक्वालिटी का हमको सॉल्व करना है। अब एक छोटी सी चीज समझो, हम यहां से a और b की वैल्यूज निकाल रहे हैं और a और b की जो वैल्यूज होंगी उसको यहां रखेंगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब अगर हमारा टारगेट x और y निकालने का है तो उसकी जगह हम a और b भी निकालेंगे तो चलेगा, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a we will get a value of x and for every value of b we will get a value of y। तो x और y की वैल्यू निकालो या a और b की वैल्यू निकालो, यहां पर दोनों एक ही चीज है तो हम a और b की निकाल लेते हैं। उससे क्या होगा, x-5 और y-5 दो चीजें एक साथ डील नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम समझते हैं। यहां पर हम मॉड ए और मॉड बी को लेकर ऐसा एक छोटा सा कॉलम फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मॉड ए की वैल्यू 0 रखें, मैं अभी ए की और बी की वैल्यूज नहीं ले रहा हूं, मॉड ए और मॉड बी की वैल्यूज ले रहा हूं, ये ध्यान रखना। लास्ट में उसके जो डबल केसेस बनेंगे वो कैसे काउंट करेंगे वो देखना। मॉड ए की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, मॉड बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। मॉड बी की वैल्यू 6 या 6 से छोटी कब होगी, जब आप मॉड बी की जगह 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लोगे। दैट मींस मॉड बी के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस आ गए, 0 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अब अगर मैं मॉड ए की वैल्यू 1 ले लूं, 1 यहां माइनस हो जाएगा तो मॉड बी लेस देन इक्वल टू बचेगा 5 और मॉड बी की वैल्यू 5 या 5 से कम कब होगी, जब हमारी वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 तक आएंगी। ऐसे ही अगर मैं मॉड ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं, 2 यहां जाके 4 हो जाएगा तो अब हमारी जो वैल्यूज हैं वो 0 1 2 3 4 तक चलेंगी। मॉड ए की वैल्यू हमने ले ली 3 तो 3 यहां माइनस हो जाएगा तो मॉड बी की वैल्यू 3 या 3 से छोटी, मॉड बी की वैल्यू 3 या 3 से छोटी हो जाएगी। दैट मींस दिस विल बिकम 0 1 2 3। और फाइनली अगर हम 4 पे बात करें, दिस विल बी 0 1 2। अब आपको पैटर्न भी समझ में आ ही गया होगा। 5 की बात करें, दिस विल बी 0 एंड 1 और फाइनली लास्ट वैल्यू हम 6 ले सकते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। अभी हमने जो वैल्यूज ली है वो मॉड ए और मॉड बी की ली है, बट हमको ए और बी की निकालना है। तो अब यहां पर क्या करेंगे समझना, अगर मॉड ए की वैल्यू 0 है, मॉड हटा भी दिया तो भी ये 0 ही मिलेगा। उस केस में मॉड बी की वैल्यू क्या है, 0, मतलब a कॉमा बी की पहली वैल्यू हमको मिल गई 0,0। अब अगर मॉड ए की वैल्यू 0 है तो मॉड बी की वैल्यू आ गई 1। हम यहां पर ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मॉड बी की वैल्यू 1 है इसका मतलब b की वैल्यू ±1 है। ठीक है, तो अगर मॉड ए की वैल्यू 0 ली तो एक पॉसिबिलिटी 1 मिल रही है, दूसरी पॉसिबिलिटी -1 मिल रही है। तो 0 को छोड़ के हर वैल्यू के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। तो पहली वैल्यू 0 हो गई और यहां से 2 2 2 2 सबकी वैल्यूज मिली। इसका मतलब कुल मिलाकर जब मॉड ए की वैल्यू 0 है उस केस में हमारे पास जो टोटल वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 13 2 2 2 2 2 2 दैट मींस 12 और 12 के साथ एक 0 की वैल्यू आएगी दैट मींस 13। तो 13 वैल्यूज हमारी कब आ गई, जब मॉड ए की वैल्यू 0 है। अब मॉड ए की वैल्यू हमने 1 ली, अब मॉड ए की वैल्यू अगर 1 लेंगे, सी दिस मॉड ए इक्वल्स टू 1, तो यहां से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, +-1 मिली। मतलब a के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज है और यहां से अगर हम गिनेंगे 0 की 1 मिलेगी, 1 के लिए 2 मिलेगी +-1, 2 के लिए +-2, 3 के लिए +-3, 4 के लिए +-4 और 5 के लिए +-5। दैट मींस कितनी वैल्यूज मिल रही है, 10 11 वैल्यूज 1 के लिए और 11 वैल्यूज -1 के लिए। दैट मींस टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 22 वैल्यूज हो गई। ऐसे ही अब 2 के लिए बात करें तो ये +-2 होगा। दैट मींस मॉड ए के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज है, मॉड ए की वैल्यू 2 है बट ए की वैल्यू +-2 हो गई। यहां से काउंट करेंगे, दिस विल बी 2 2 2 2 एंड 1 दैट मींस 9 और 2 यहां से मिली तो 9 × 2 कम्स आउट टू बी 18। फिर आगे अब तो पैटर्न समझ में आ गया है, 2 2 2 6 +1 7 7 × 2 14 × 2 क्यों कर रहा हूं, आई गेस वो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाले केस में क्यों नहीं करा था, क्योंकि मगर मॉड ए की वैल्यू 0 है
तो a की वैल्यू 0 ही आएगी। लेकिन अगर मॉड a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू +-1 आएगी, मॉड a की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू +-2 आएगी। तो 0 को छोड़ के हर केस में दो केसेस बन रहे हैं, सेम इज द केस हियर, 0 को छोड़ के हर केस में दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम काउंट करें तो 2 2 और 1 5 और 5 इंटू 2 विल बी 10, 1 + 2 3, 3 इंटू 2 6, और यहां से गिने तो इसकी तो एक ही वैल्यू मिलेगी, बट यहां से +-6 मतलब दो वैल्यूज मिलेगी। सो दीज आर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। बस अब हमको इनको ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा 13, 22 एंड 18 इज 40, 40 एंड 13 इज 53, 53 एंड 14 इज 67, 67 10 इज 77, 77 एंड 8 इज 85। दैट मींस इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 85। अनडाउटेडली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बट हमारे पास शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन में अगर हम 9 to 10 क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हैं ना, तो ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा, और 3-4 मिनट किसी किसी क्वेश्चन में चलते हैं। हमने इसके पहले के जो पार्ट में वीडियो क्वेश्चंस देखे, वहां पर तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 1-1 मिनट के अंदर भी सॉल्व हो रहे थे। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए। इसमें बस काउंटिंग थोड़ी सी ध्यान से करना है कि जब मॉड a की वैल्यू 0 हो रही है तो उस केस में a की वैल्यू मिल रही है, लेकिन 0 के अलावा कुछ भी हो उस केस में आपको प्लस-माइनस में दैट मींस दो वैल्यू मिल रही है, और हर दो वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग उधर वैल्यूज मिल रही है, सो हम उनको मल्टीप्लाई कर दें। आई गेस ये समझ में आया होगा। 85 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन था। ये आई सजेस्ट कि एग्जाम कंडीशंस में अगर आपके बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए तो ही उठाना चाहिए, नहीं तो एग्जाम कंडीशंस में इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है लेट f एंड g be two functions defined by f of x equals to modulus of x plus mod x and g of x equal to 1 by x for x not equal to 0। हमको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है f of a plus g of f of a is equals to 13/6 for some real a, then the maximum possible value of f of g of a is, f of g of a की हमसे maximum possible value पूछी है, मतलब f of g of a की वैल्यू क्या आएगी वो भी नहीं पूछी है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक से ज्यादा आंसर आ रहा होगा, और अगर एक से ज्यादा आंसर आ रहा होगा तो हमसे अगर मैक्सिमम पूछा है तो उसमें जो भी मैक्सिमम वाला आंसर होगा वो हमको मार्क करना है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। f of a को ऐसा कैसा रहने दो, g of f of a को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो g of x क्या है 1/x, तो ये f of a क्या आ जाएगा 1/f of a हो जाएगा, इज इक्वल्स टू नथिंग बट 13/6। अब थोड़ी सी देर के लिए अभी हम f of a को कंसिडर कर लेते हैं, लेट सपोज p, तो व्हाट विल दिस इक्वेशन बिकम, p प्लस 1/p इज इक्वल्स टू 13/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती हुई दिख रही है। क्या हो जाएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम लेंगे p², 6 यहाँ आएगा 6p², p उधर जाएगा 13p को इधर ले आएंगे माइनस में आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, काफी इजी फैक्टर्स दिख रहे हैं, देखो 6 × 6 36 होता है, 36 बनाना है हमको 13 से 9 और 4 में ब्रेक करके कर सकते हो, ऐसे नहीं क्लिक हो रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। 6p² माइनस 9p माइनस 4p प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम 3p कॉमन ले लेते हैं, 3p कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम 2p माइनस 3, और इन दोनों टर्म्स में से अगर हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो दिस विल बिकम 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो p की दो वैल्यूज आ गई है वो क्या क्या आ गई है, 3/2 एंड 2/3, और ये हमारी p की वैल्यूज आई है। p हमने किसको बोला था, f of a को, दैट मींस f of a की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, फर्स्ट वन इज 2/3 और सेकेंड वन इज 3/2। अब अगर f of a की ये वैल्यूज आई है तो पहले हम a की वैल्यू पे प्ले कर लेते हैं। f of a, ये f of x हमारा गिवन है, यहां से f of a निकालना हो तो f of a क्या हो जाएगा, a प्लस mod a इज इक्वल्स टू 2/3, और एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं हम a प्लस mod a इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब मॉड है, हम पॉजिटिव वाला केस उठाते हैं, दिस विल बिकम a प्लस a, दैट मींस 2a इज इक्वल्स टू 2/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a इज इक्वल्स टू 3/2, जहां से सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो हमारे पास a की दो वैल्यूज आ गई। हमको क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है f of g of a को। f of g of a में पहले g of a सॉल्व करना पड़ेगा। a आ गया है हमारा कितना 1/3 और 3/4, g of a निकालेंगे तो g of x कितना है हमारा 1/x, तो g of a कितना हो जाएगा, g of 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1/3, दैट मींस 3। तो g of a की पहली वैल्यू आ गई 3, और g of a की जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी अगेन रेसिप्रोकल ऑफ दैट मींस 4/3। g of a की दो वैल्यूज आ गई है, बस अब हमारा काम क्या है,
एफ वाले फंक्शन में ये दोनों वैल्यूज रखना है। एफ वाले फंक्शन में दैट मीन्स इसमें अगर मैंने 3 रखा तो एफ ऑफ जी ऑफ ए की पहली वैल्यू हमको मिल जाएगी 3 + 3 दैट इज 6, और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 4/3 + 4/3 दैट मीन्स 8/3। हमसे एफ ऑफ जी ऑफ ए का मैक्सिमम पूछा था, 6 और 8/3 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 6। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आने वाला है? 6 विल बी द आंसर। थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन है, पहले ही बोल दिया था एग्जाम कंडीशंस में सॉल्व नहीं करना चाहिए इसको फर्स्ट गो में। अगर आपके बाकी क्वेश्चंस हो गए हैं, आपने सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, फिर भी टाइम बच रहा है तो भले ही आप ऐसे क्वेश्चन को उठाओ, अदरवाइज दिस क्वेश्चन शुड नॉट हैव बीन सॉल्व्ड इन एग्जाम कंडीशंस। ये चीज बस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने के पहले हम जो फ्री क्लासेस अनाउंस कर रहे हैं 1 अप्रैल से यूट्यूब पे और हमारे बैच पे, उसके लिए प्लीज बी रेडी, टेल योर फ्रेंड्स to attend those classes on YouTube. For more discussions, for more details about that batch, you can join our Telegram channel and you can contact us on the number that is given in the description box. ठीक है, so let's move ahead. Next question बोल रहा है if एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 का, such that the sum of all 3 elements along any row, कॉलम और डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनाया गया था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर हमारी इक्वेशंस के साथ होगी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने बोला है हर रो का, हर कॉलम का, हर डायगोनल का सबका सम सेम है, ठीक है। मतलब x1 + x2 + 7 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू x1 + y1 + z1। वही वैल्यू किसके इक्वल होगी? z1 + 8 + 3, मतलब सब इक्वल है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, कोई भी एक रो या एक कॉलम या एक डायगोनल पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। एक भी पूरा का पूरा रो, कॉलम या डायगोनल की वैल्यूज हमको पता चल गई तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स पता चल जाएगा, और उसके बाद तो सिर्फ उसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या टारगेट करेंगे? फर्स्ट टारगेट हम जो यूज करेंगे दैट विल बी जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स नोन है, एक तो उसको यूज करो। दूसरा, जैसे यहां पर हम बात करें तो लास्ट कॉलम में क्या हो रहा है? z1 + 8 + 3। अब ये किसके इक्वल आएगा? तो देखो यहां पर अगर z1 यूज करा, एक और कुछ ऐसा यूज करो जहां z1 यूज हो। अब z1 आप यूज कर सकते हो या तो फर्स्ट कॉलम में या तो ये वाले डायगोनल में। ऑल्दो दिस इज नॉट कॉल्ड एज अ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, बट यहां पर उन्होंने बता के रखा है कि हर डायगोनल की वैल्यू भी सेम है। तो z1 + y2 + 7 इसको भी हम क्या कर सकते हैं? इसके इक्वल रख लेते हैं। तो z1 + y2 + 7। क्या रीजन है मैंने ऐसे क्यों कंपेयर करा? देखो आप क्लियरली देख पा रहे हो z1 कैंसिल हो रहा है और y2 की वैल्यू मिल गई। y2 की वैल्यू कितनी मिल गई? 7 वहां चला जाएगा। 8 + 3 = 11, 11 - 7 इज 4। दैट मींस y2 की वैल्यू हमको कितनी मिल चुकी है? 4। यहां पर y2 की जगह हम क्या लिख देते हैं? 4, ठीक है। एक ही एलिमेंट तो हमको मिल गया, ठीक है। अब आप ये वाला डायगोनल देखो, क्या दिख रहा है? x1 + y2 की वैल्यू मिल गई है 4 + 3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? आप देखो x1 यूज करा है, एक और बार x1 यूज करो। फर्स्ट वाला रो देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम भी यूज कर सकता हूं, लेकिन देखो वहां पर y1 z1 में से कुछ भी नहीं पता है, बट फर्स्ट रो में हम देख पा रहे हैं कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पता है। सो दिस विल बी इक्वल टू x1 + x2 + 7। x1 कैंसिल कर देंगे, यहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4 + 3 7, 7 - 7 विल बी 0। तो ये एलिमेंट हमारा कितना आ चुका है? 0। x1 कैंसिल कर दिया हमने, हाँ ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 0। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करें? एक एलिमेंट भी अगर हमको और पता चल जाता है, लेट अस सपोज हमको x1 की वैल्यू पता चल जाती है, तो हमारा पूरा का पूरा काम ही सॉल्व हो जाएगा। अब x1 की वेट अ बिट, x2 की वैल्यू ठीक है हमारी 0 आ गई। अब x1 की वैल्यू हम कैसे ला सकते हैं? यहां पर वो देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करें? x1 + 0 + 7, मतलब x1 + 7 विल बी इक्वल टू, ये भी x1 + 7 ही बन रहा है, x1 + y1 + z1 हो रहा है। ये x1 कैंसिल हो जाएगा तो y1 + z1 की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी? 7। y1 + z1 अगर हमारा 7 है, ठीक है, और क्या और यूज कर सकते हैं? 7 + 3 +, अच्छा अरे सॉरी, एक छोटा सा हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं। गलती क्या, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। देखो ये पूरा का पूरा हमको कॉलम मिल तो गया है 0 4 8, दैट मीन्स 12 हो चुका है। अगर एक कॉलम की वैल्यू 12 है तो सारे कॉलम, सारे रो, सारे डायगोनल्स का सम कितना होगा? 12। तो हम एक काम करते हैं, नया का एक पूरा मैट्रिक्स ही बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट अभी हमको नहीं पता चला है, उसको रोको। ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये एलिमेंट अभी नहीं पता है, दिस इज 4, दिस वन इज अभी नहीं पता है, z1 अभी नहीं पता है 8, एंड दिस इज 3।
अब देखो पहला का सेकंड वाला पूरा कॉलम का सम कितना हो रहा है 12, तो यहां पर भी कितना बनेगा 12। इसको 12 बनाने के लिए हम यहां ले लेते हैं 5। देखो ये भी 12 बन गया। अब अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। 7 और 3 कितना हो गया 10, दैट मींस दिस विल बी 2। अब सेकंड रो की बात करें तो 4 और 2 6, तो दिस विल बी अगेन 6 और 5 6 और ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो एक कॉलम भी अगर हम, मैंने खुद ने ही थोड़ा सा ध्यान कम गया वहां पर, बट जैसे ही हमको एक कॉलम की भी वैल्यू मिल गई, हमको पूरा का पूरा क्या हुआ, मैट्रिक्स ही सॉल्व हो गया। अब बस इस मैट्रिक्स का हमको डिटरमिनेंट निकालना है। फर्स्ट रो से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट रो से ही क्यों करें, क्योंकि देखो वहां पर आप देख पा रहे होगे तो एक एलिमेंट 0 है और 0 से एक्सपांड करना हमेशा ईजी होता है। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक 5 इंटू, जो रो है जो कॉलम है उसको हाइड करो, दिस विल बी 12 माइनस 16, दैट मीन्स -4, 0 वाला एलिमेंट नहीं लेते हैं, प्लस 7 इंटू, दिस विल बी लाइक 48 माइनस 4, दैट मीन्स 44। इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू -4 इज -20, प्लस 7 इंटू 44, 28 कैरी टू 308, और 308 में से 20 माइनस करेंगे, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बिकम 288। सिर्फ आपको इक्वेशन थोड़ा सा ढंग से सॉल्व करना था। इक्वेशन अगर हमने ढंग से सॉल्व कर ली, नो डाउट ये क्वेश्चन भी आपके 2.5 मिनट्स 3 मिनट्स तक ले सकता है, बट ठीक है, इतना हम टाइम दे सकते हैं। अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है इस टाइप के क्वेश्चन की, तो हम आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई गेस ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब जो 3 क्वेश्चंस का एक सेट था। फर्स्ट टाइम आईपीएम इंदौर में ऐसा हुआ था कि एक एमसीक्यू वाले सेक्शन में 5 क्वेश्चंस के सेट के अलावा शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन में भी एक 3 क्वेश्चंस का सेट आया था, जो कि इस पे था कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स मीडियन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट कि क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड देयर मीडियन एज इन 8 कंपनीज लोकेटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में 8 कंपनीज है, ए से लेकर एच तक, उनमें कितने कितने एम्प्लॉइज है और उनकी मीडियन एज क्या क्या है, इस बारे में हमको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या हुआ ये समझ लो आप। मीडियन का मतलब क्या है, जब ए के जितने भी 32 एम्प्लॉइज हैं, इन 32 के 32 एम्प्लॉइज की एजेस को अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो क्या होगी 24। ये होता है मीडियन का मतलब। जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, यू हैव टू अरेंज दोस ऑब्जर्वेशंस इनटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, और फिर जो सेंट्रल वैल्यू होगी दैट इज नोन एज मीडियन। अब जैसे 32 एम्प्लॉइज है तो 32 एम्प्लॉइज में तो सेंट्रल वैल्यू 1 नहीं आएगी, 2 आएंगी। बट अगर कंपनी सी की बात करें, 43 एम्प्लॉइज है, 43 एम्प्लॉइज में सेंट्रल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, +1 करके बाय 2 कर दो, तो 43 + 1 इज 44 बाय 2 22। इसका मतलब कंपनी सी का जो 43 के 43 एम्प्लॉइज को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो जो 22nd नंबर का एम्प्लॉय होगा उसकी एज कंफर्म है कि कितनी होगी 39। उसकी 39 है, आसपास वालों की कितनी होगी अभी कुछ नहीं पता, बट मीडियन एज तो हमको जरूर पता चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा हमको इस सेट में। आगे देखते हैं। इट इज नोन दैट द एज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज आर इंटीजर्स। चलो ये चीज भी बता दी कि सबकी एज इंटीजर है, किसी का डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नहीं आएगा। इट इज नोन दैट द एज ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन एज ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन बी। ए के जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबकी एज बी के किसी भी एम्प्लॉय से कम ही होगी। दैट मींस ए के एक भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं होगा जिसकी एज बी के किसी भी एम्प्लॉय के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, सबकी कम है। और यही इंफॉर्मेशन आगे के लिए भी दी हुई है। दैट मींस ए के एम्प्लॉयज की एज बी के हर एम्प्लॉय की एज से कम है, बी के हर एम्प्लॉय की एज सी के हर एम्प्लॉय की एज से कम है, सी के हर एम्प्लॉय की एज डी के हर एम्प्लॉय की एज से कम है, एंड सो ऑन। इस तरीके का डेटा हमको गिवन है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा का पूरा डेटा हमको असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, पूरा डेटा ही हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है द हाईएस्ट पॉसिबल एज ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ए इज। कंपनी ए के किसी भी मेंबर की हाईएस्ट पॉसिबल एज कितनी हो सकती है। देखो अब ए और बी के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन गिवन है कि ए का कोई भी मेंबर की जो एज होगी वो बी के किसी भी मेंबर से हमेशा छोटी ही होगी। आपको यहां पर पता चल रहा है कि बी के मेंबर की एज 30 तो है। 30 कौन से वाले मेंबर की है, जो सेंटर में आया होगा। ठीक है, अब अगर इसकी 30 है और ए के एक ना एक मेंबर की एज 24 तो है। अब 24 से 30 के बीच में कुछ बी वाले एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, कुछ ए वाले एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं। बट हमसे पूछा है ए के एम्प्लॉय की हाईएस्ट पॉसिबल एज क्या होगी। देखो हाईएस्ट पॉसिबल 24 से हम बढ़ा के कहां तक लेकर चलते हैं, एक बार उसको 29 तक। 29 क्यों, बिकॉज 30 टच नहीं कर सकता है। 29 तक अगर हम ले जाएं तो क्या ये पॉसिबल है। चलो ऐसा माना हमने कि ए के किसी एम्प्लॉय की जो एज है वो 29 है, तो बी के सारे एम्प्लॉइज की एज उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि बी के सारे एम्प्लॉइज की एज 30 होगी। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं।
अगर सबकी एज 30 है तो मीडियन तो 30 हुआ ना। मीडियन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी की भी एज कुछ भी हो सकती है, मीडियन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन क्या है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, जो कि है कि किसी भी ए के एम्प्लॉय की जो एज है वो बी के एम्प्लॉय के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर बी के किसी एम्प्लॉय की एज 30 है तो सबकी 30 हो सकती है, और ए को हम मैक्सिमम 29 तक लेकर आ सकते हैं। हम ए को 29 से कम भी रख सकते हैं, बट अवर क्वेश्चन वाज द हाईएस्ट पॉसिबल एज ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ए इज, तो कंपनी ए का हाईएस्ट पॉसिबल एज किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कितनी हो जाएगी, 29। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 29। मतलब ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, कैलकुलेशन उन्होंने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं करवाया इस सेट में, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि आपका मीडियन को लेकर क्या क्लैरिटी है। लेट्स सी कि इसका सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ठीक है वेट अ बिट। हाँ, इसका सेकंड क्वेश्चन पूरा का पूरा डेटा सब कुछ सेम है, सिर्फ लास्ट लाइन। सेकंड क्वेश्चन बोला था मीडियन एज ऑफ एम्प्लॉइज अक्रॉस ऑल द कंपनीज इज। सारे एम्प्लॉइज का मीडियन पूछ लिया है। अब सारे एम्प्लॉइज का मीडियन कैसे निकालोगे, तो सारे एम्प्लॉइज की एज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और जो सेंटर पे होगा, अब सेंटर पे होगा तो हम पहले ये गिन लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने। चलो ये काउंटिंग करते हैं, 32 28 इज 60, 60 and 43 is 103, 103 and 39 is 142, 142 and 35 is 177, 177 और 29 हो जाएगा 206, और 206 और ये 39 हो गया 245। दैट मींस हाउ मेनी टोटल एम्प्लॉइज आर देयर, 245। अब ये 245 के 245 एम्प्लॉइज जो है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो सेंट्रल वैल्यू आएगी वो हमसे पूछिए, ठीक है। तो अब सेंट्रल वैल्यू कैसे निकलेगी, +1/2 कर दो। ये आप जानते होंगे कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में मीडियन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सो दिस विल बिकम 246/2, दैट मींस 123rd ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आपका आंसर होगा। 123 आंसर नहीं है, 123rd नंबर पे जो एम्प्लॉय होगा उसकी जो एज होगी वो आपका आंसर होगा। और 123rd वाला कैसे निकालोगे, देखो 32 यहां खत्म हो गए, 28 यहां खत्म हो गए, 60 हो गए, 60 और 43 103 खत्म हो गए। अब 103 के बाद हमको कितने और चाहिए, 123 तक जाना है। 103 हो चुके हैं, दैट मींस नाउ वी आर मोर रिक्वायर्ड। कितने की और रिक्वायरमेंट है हमको, 20 की। मतलब कंपनी डी से 20th नंबर पे जो एम्प्लॉय होगा उसकी जो एज होगी वो आपका आंसर होगा। अब 20th नंबर पे जो एम्प्लॉय होगा, क्या हम उसकी एज पता कर सकते हैं? हमको तो किसी भी कंपनी के सिर्फ सेंटर पे आने वाले मेंबर की एज पता है, तो क्या हम 20 वाले की निकाल सकते हैं? देखो बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज 39 मेंबर्स को अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जो सेंट्रल वैल्यू होगी ना वो 20 ही होगी। 39 नंबर्स को आप अरेंज करो, जो सेंट्रल वैल्यू होगी ना दैट विल बी 20th वैल्यू ओनली। अगर यहां पर इसका वैल्यू जो है ना वो 124 आ जाती या 123 के अलावा कुछ भी आ जाती, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन डिजाइन ही इस तरीके से है कि आप 123 पे जा रहे हो, आपने ऊपर की 3 कंपनीज ड्रॉप करी, उसके बाद आप जब 4th कंपनी पे आए हो तो 4th कंपनी की जो सेंट्रल वैल्यू है ना वही आपका एक्चुअल वो नंबर है जो रिक्वायर्ड है। और 39 का सेंट्रल वैल्यू कौन सा है, 20। दैट मींस कंपनी डी का जो मीडियन वैल्यू है ना वो ही सारे के सारे एम्प्लॉइज की मीडियन वैल्यू है। कंपनी डी का मीडियन कितना है, 45। तो सारे मेंबर्स का जो मीडियन है दैट विल बी 45। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आएगा, 45। फिर से उन्होंने कोई खास कैलकुलेशन नहीं कराया, बस आपको मीडियन की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फाइनली आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में फिर से पूरा डेटा सेम है, लास्ट में बस बोला है इन कंपनी एफ द लोएस्ट पॉसिबल सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। कंपनी एफ के बारे में बात करिए कि कंपनी एफ के सारे एम्प्लॉइज का, कितने एम्प्लॉइज है, 29। उनका मीडियन कितना, ये नंबर है, मीडियन कितना है, 54। हमसे पूछा है कि कंपनी एफ के जो 29 एम्प्लॉइज हैं उन 29 के 29 एम्प्लॉइज का जो एजेस का सम है वो क्या हो सकता है, बट उसको लोएस्ट करना है। देखो मैक्सिमम भी कर सकता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमम करना भी बताया, इस केस में उन्होंने लोएस्ट पूछा है। देखो अब अगर मैं 29 ऑब्जर्वेशंस को ऐसे अरेंज करूं तो 29 ऑब्जर्वेशंस में मिडिल ऑब्जर्वेशन जो होता है वो 15th होता है। इसका मतलब 15th के पहले 14 मेंबर्स हैं और 15th के बाद भी 14 मेंबर्स हैं। ये देखो आप देख पा रहे हो कुल मिलाकर 29 मेंबर्स हो गए, 14 ये, 15th ये, 15 और 14 29। इन 29 में जो सेंट्रल वैल्यू है 15th उसकी वैल्यू हमको गिवन है 54। अब अगर मेरे को इन सारे मेंबर्स के सम को मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर ये 54 है तो इनके पहले के सारे ऑब्जर्वेशंस को एज लोएस्ट एज पॉसिबल ले लेता हूं। तो क्या ले सकता हूं, देखो कंपनी ई की जो वैल्यू थी 49 थी, इसका मतलब इन सबको मैं 50 ईच ले सकता हूं।
इनकी सबकी वैल्यूज को मैं 50 ले सकता हूं, और अगर ये 14 के 14 मेंबर्स मेरे 50 हो गए, ये 54 है, अब आगे मैं 54 से ज्यादा भी कुछ ले सकता हूं, बट मेरे को सम को क्या करना था, मिनिमाइज करना था। आगे की सारी वैल्यूज को भी आप 54 कंसीडर कर लो। तो ये 14 ऑब्जर्वेशंस जो हैं इन सबकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 54। अगर हमको देखो पूरे क्वेश्चन पे उन्होंने मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का काम करवाया है, क्योंकि डेटा लिमिटेड है, लिमिटेड डेटा में ही मिनिमम और मैक्सिमम पे प्ले करवाया जाता है, ठीक है। यहां पर उन्होंने अगर 15th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 54 गिवन है, मेरे को मैक्सिमाइज करना है तो मैं 54 से ऊपर कहीं तक भी ले जा सकता हूं, बट मेरे को मिनिमाइज करना था। अगर ये 54 है, इसके आगे जो वैल्यूज होंगी वो या तो 54 होंगी या तो 54 से ज्यादा होंगी, बट लोएस्ट पूछा था तो हमने सबको 54 ले लिया, और इसके पहले सबको 50 ले लिया। अब हम सबका सम निकाल लेते हैं। तो 50 जो है एज 14 मेंबर्स की है, सो सम हो जाएगा 50 इंटू 14 दैट इज 700, और 54 जो है वो 14 और एक 15 मेंबर्स की है, तो 54 इंटू 15 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 810। Total sum will become 700 plus 810, that means 1510 will be the answer to this question। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब आपको एक क्लियर एक्चुअल लेवल की मीडियन की अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज। और स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में कम पूछा है, इसीलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसकी प्रिपरेशन कम करते हैं, बट अब से इसकी प्रिपरेशन को अच्छे से करें, ताकि मीन मोड मीडियन को लेकर कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है, खासकर इस इंटेंस लेवल का क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर अगर 15 क्वेश्चंस की हम बात करें तो इन 15 क्वेश्चंस में 9 to 10 एक एवरेज लेवल के स्टूडेंट के लिए भी 7 to 8 9 क्वेश्चंस के आसपास तो आराम से किए जा सकते थे। दैट मींस अगर कट ऑफ तो हम 5-6 क्वेश्चंस की बात करें, वो तो आराम से क्लियर किया जा सकता था। आई होप फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्ट में हमने जितने भी क्वेश्चंस करे ये आपको सब अच्छे से समझ में आ गए हो। नेक्स्ट पार्ट में हम एमसीक्यू सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो दिस विल बी इट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।